अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है नबीहा एजाज़। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ये पाकिस्तान और इन्नल्लाहि व इन्नल्लाहि राजिऊन। बहुत ही अफसोसनाक ख़बर मौसूल हुई हमें इस वीकेंड पे, और कुछ शख्सियात के चले जाने का ज़िक्र करना या उनके जाने की, उनके रुखसत होने की ख़बर आपके साथ शेयर करना दिल पर बहुत ही भारी गुज़रता है। अल्फाज तो होते हैं लेकिन अदायगी नहीं हो पाती, कैफियत गमज़दा होती है। और आज मेरी भी कुछ कैफियत इसी तरह से है जिन शख्सियत का हम ज़िक्र करने जा रहे हैं। अगर मोहसिन पाकिस्तान कहा जाए या उनको एक हीरो कहा जाए, लेजेंड कहा जाए, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन जो उनकी ज़िंदगी की दास्तान है वो बहुत ही फैसिनेटिंग रही है। एक वक्त था 90s में जब उनको कौमी हीरो के तौर पर देखा गया, और फिर एक ऐसा भी वक्त आया, एक ऐसी डेकेड भी आई जब उन पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा, नज़रबंद भी उनको अपने घर में किया गया, बहुत सारी शिकायतें भी उनको रहीं। लेकिन जनाब जिस तरीके से रियासत ने इस बार उनको अलविदा कहा, जो मौसमी चैलेंजेस भी थे उसके बावजूद भी जिस तरीके से उनको रुखसत किया गया, जिस एजाज़ के साथ, मैं समझती हूँ कि रियासत के जो लगाए गए इल्ज़ामात थे वो रियासत ने ही धो डाले। अच्छा, इसी के ऊपर बात करेंगे। और साथ एक जो बड़ा ही एक दिल दुखाने वाला जो एक पहलू है उसका भी जिक्र मैं ज़रूर हमारे जो एनालिस्ट मेहमान हैं उनके साथ छेड़ूंगी। और वो सवाल ये होगा कि हम अपने मोहसिनों के साथ कैसा सलूक करते हैं। इट्स अ क्वेश्चन मार्क एक्चुअली। अच्छा जी, गुफ्तगू करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट तज्ज़ियाकार ओरिया मकबूल जान साहब मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला न्यू पाकिस्तान के लिए। मुझे बताइएगा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को किन अल्फाज में खराज तहसीन पेश करेंगे आप सर? समझता हूँ कि पाकिस्तान की 72 साल की तारीख में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा इकबाल के बाद अगर इस कौम पर किसी शख्स का कोई एहसान है तो सिर्फ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है। किसी और शख्स का इस कौम पर एहसान नहीं है। इस कौम ने जिस शख्स को भी लीडर बनाया उसने उसको पजीराई मिली, उसने उसको वसूल कर लिया। उसने बदले में कौम को दिया कुछ नहीं है। खा वो हमारे सियासी लीडर हों, खा कोई हमारे फौजी लीडर हो, कोई भी लीडर हो, सिर्फ एक शख्स का एहसान है और वह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। आप अंदाजा करें कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो हैं वो भोपाल में पैदा हुए, फिर यहाँ आ गए और यहाँ से आके डीजे साइंस कॉलेज से चलते हुए उन्होंने वहाँ जाके यूरोप में पढ़ाई अपने खर्चे पे। और जिस तरह वो बताया जिंदगी थी, जो स्कॉलरशिप ले लेके और नौकरियां कर करके उन्होंने पढ़ाई की और वहां पर एक खास तौर पे एक ऐसे मकाम पे जा पहुंचे कि जहां मेटलर्जी के अंदर उनका बड़ा नाम था। लेकिन 71 का जो सानिया है जिसमें मशरकी पाकिस्तान पैदा हुआ, वो डॉक्टर कदीर खान साहब के दिल पे असर कर गया। और 71 के साने के बाद हमेशा उनकी कोशिश थी कि पाकिस्तान को कैसे मजबूत किया जाए कि अचानक 1974 के अंदर पोखरान के अंदर इंडिया ने धमाका कर दिया, एटमी धमाका, और पाकिस्तान जो था एक बिल्कुल ऐसी से कैफियत में आ गया। एक तो हार 71 की जंग हारे हुए, फिर उसके बाद इंडिया का धमाका और फिर उसके साथ साथ लोगों की पशमुर्दगी। तो डॉक्टर कदीर खान ने बाकायदा खत लिखा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कि मुझे खिदमत का मौका दिया जाए। तो भुट्टो साहब, ज़ाहिर बात है उस वक्त पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेसी छाई हुई थी, मुनीर अहमद खान और देव दूसरे तीसरे लोग थे उसके अंदर, एटॉमिक एनर्जी कमीशन में थे। लेकिन बहरहाल भुट्टो साहब उनको ले आए और उस लाने के बाद भी कुछ थोड़ा अरसा था तो फिर ज़िया उल हक आ गए। लेकिन ज़िया उल हक के आने के बाद गुलाम इसाक़ खान का नाम बहुत लिया करते थे कि गुलाम इसाक़ खान की शख्सियत ऐसी थी कि इसने उसके लिए फंड्स मुहैया किए, मुस्तकिल तौर पर प्रोग्राम को रखा। आप अंदाजा करेंगे कि 80s के एंड तक, 82 के बल्कि 83 तक लोगों को पता ही नहीं था कि पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम चलाने वाले हैं वो डॉक्टर अब्दुल कदीर हैं या डॉक्टर अब्दुल कादर हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है यूरोप में उनका नाम के ऊपर होता था कि चोरी करके ले गया है, राज बहुत सारे एटमी राज क्या चोरी करने होते हैं। मतलब आप हैरान कौन बात है, किताबों के अंदर लिखी हुई चीज़ें हैं, वो तो मेटलर्जी में जब यहाँ पर बैठ के आप उसकी यूरेनियम को अफसूदा करते हैं, एनरिचमेंट करते हैं, तो आपका अपना एक्सपीरियंस होता है जो उसके हिसाब से उसको आगे करते हैं। उसमें राज चोरी करने की क्या बात। तो लेकिन बारह वो आर्टिकल छपते थे बहुत ज़बरदस्त किस्म के, तो उनको अब्दुल कादर लिखते थे, QADIR। तो हमारे यहाँ तो कदीर कादर एक स्पेलिंग होते हैं, तो इस हद तक वो चीज़ छुपी हुई। लेकिन उन्होंने बाकायदा अफगान जहाद के ज़माने के अंदर एक पाकिस्तान को बहुत लेवरेज मिल गया था
और उससे कदीर खान साहब को पूरा खुल खेल कर मौका मिल गया। अमेरिका जो था वो मजबूर था। अमेरिका समझता था कि अफगानिस्तान के अंदर जो रूस के खिलाफ जहाद हो रहा है उसमें पाकिस्तान की मदद की जरूरत है। तो उस वक्त अमेरिकी सदर जो था हर 6 महीने के बाद एक सर्टिफिकेट जारी करता था कि पाकिस्तान जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो परसू नहीं कर रहा। और वो उस वक्त 83 के आसपास आप सोचें कि बाकायदा में एटम बम बना लिया था और उसके अंदर वो बाकायदा ये जो मुशाहिद हुसैन जो थे ये कुलदीप नैयर को बाकायदा काउटा लेके गए थे, इन्होंने इंटरव्यू भी करवाया था। और उसके बाद आप सोचें कि उसके बाद पाकिस्तान की कैफियत क्या बदली है कि इंडिया बाकायदा हमला करने वाला था। तो ज़िया जो थे वो क्रिकेट के मैच में गए थे, उन्होंने राजीव गांधी के कान में कहा था कि हमारे पास जो है वो एटम बम मौजूद है और याद रखो हम अगर चलाया तो हिंदू सफा से मिट जाएंगे, मुसलमान तो 57 मुल्क है, मुसलमान तो रहेंगे। और उसके बाद जब 2002 में ये मामला हुआ, जब इंडिया की फोर्सेस सारी आ गई थी बॉर्डर के ऊपर, तो उस वक्त भी पाकिस्तान के एटम बम ने हमें उस वक्त बचाया। तो पाकिस्तान की जो सालमियत है, पाकिस्तान का इस वक्त जो तहफ़्फ़ुज़ है वो सिर्फ और सिर्फ एटम बम की बुनियाद से वाबस्ता है। वरना आपने देखा होगा कि जो ट्रेडिशनल अफवाज हैं ये दुनिया में हर जगह शिकस्त खा जाती है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बजाय पाकिस्तान की सालमियत और तहफ़्फ़ुज़ है वो इसी वजह से कि दुश्मन जो आज मैली निगाह या मैली आंख से अगर हमें नहीं देख सकता, दैट मीन्स के डॉक्टर साहब ने हमें इतना स्ट्रॉन्ग किया, एटमी ताकत एटमी कुव्वत बनाया और ये क्रेडिट उनके सर जाता है। लेकिन सर मैं आपसे यहाँ पे जिस एक इंपॉर्टेंट नुक्ते पर बात करना चाह रही हूँ, आपने तो ये सारी हिस्ट्री उनकी एक स्ट्रगल के बारे में जिक्र किया कि जनाब कल जनाजे में तो वफाकी काबीना के अफराद ने भी शिरकत की, हमने देखा। मगर चंद दिन पहले जब डॉक्टर साहब की तबीयत कुछ बेहतर हुई थी तो उन्होंने एक ख़त भी लिखा था जब वो बीमार थे और इमरान खान और उनकी काबीना से खासा नाराज़गी का इजहार भी वो करते दिखाई दिए कि उनकी खैरियत किसी ने दरियाफ्त नहीं की। और ये सब ये जो रवैया है, ये रवैये के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे मोहसिनों और हमारे हीरोज़ के साथ कैसा सलूक बरतते हैं। सर देखिए, हमारा नहीं पूरा बैसियत कौम हमारा रवैया मोहसिन कुश रवैया। 2004 में जिस वक्त ये सारा क्राइसिस बना है और ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर जो एक राज खोला कि जी पाकिस्तान हमें सेंट्रिफ्यूजेस दे रहा था, यानी हमने ईरान के साथ बकौल हमने उसके साथ अपना जिसे कहते हैं नेकी की और उसने उल्टा हमारे फंसाने की कोशिश की। और इस तरह लीबिया के अंदर भी ये सूरत हुई। तो उस वक्त इस कौम के क्राइसिस के अंदर आप अंदाजा करें कि कदीर खान साहब ने बाकायदा टीवी पे आके सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर। एक और एहसान, वरना जफरुल्लाह जवाली ने इंटरव्यू में बाकायदा कहा कि परवेज मुशर्रफ जो था वो कदीर खान को अमेरिका के हवाले करने के लिए तैयार था और उसका C-130 आ चुका हुआ था। मैंने उसे कहा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप को मैं यहाँ नहीं जाने दूंगा। फिर जफरुल्लाह जवाली को भी हटा दिया गया। लेकिन ये बहुत बड़ा इवेंट था और बहुत बड़ी कुर्बानी थी एक शख्स की कि जिस शख्स ने अपना सारा, आप देखें चंद हजार की नौकरी पे वो यहाँ आए थे और आज भी इनको जो पेंशन मिलती थी वो बहुत थोड़ी सी थी और वो कहते थे कि मैं कॉलम लिख के अपनी जिंदगी को दिन गुजार रहा हूं, वरना मेरी पेंशन इतनी ज्यादा नहीं है। कस्ब कुर्सी के आलम में उन्होंने सारा कुछ किया था। अब आप आखिरी अय्याम की बात देखें, वहां देख लें ना, गवर्नमेंट ने, मीडिया को देख लें। आपके मीडिया के अंदर इन सारे 20-25 दिन में क्या होता रहा। मैं उसका खिलाफ नहीं हूं। उमर शरीफ जा रहा है, उमर शरीफ आ रहा है, उमर शरीफ बन रहा है, उमर शरीफ जा रहा है, एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस जा रही है। आपको याद था कि डॉक्टर कदीर खान कहां है? आपको पता था वो किस अस्पताल के अंदर है? आपको पता था कि उसको कोरोना हो गया है? आपको पता था कि अगर डॉक्टर कदीर पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ ना देता तो उमर शरीफ के कह के नहीं बचते थे। यहां पर वो स्टेज नहीं सजता था जी, वो लोग नहीं होते थे। हमने क्या किया? 88 चैनल है हमारे, किसी एक जगह डॉक्टर कदीर का जिक्र आया नहीं? जाके हम तो छोटी छोटी चीजें याद मीनारे पाकिस्तान से लेके हम छोटे छोटे बच्चों के साथ बदफेली सकते वाकयात निकाल के ले आते हैं कहां से जाके, लेकिन कदीर नजर नहीं आया। यही हाल हुकूमत का हुआ। अब हुकूमत का मामला यह है कि आप सोचें कि उसको स्टेट फ्यूनरल तो एक लाइफ का भी होता है, स्टेट फ्यूनरल तो जो बता भी शहीद होता है उसको दिया जाता है, लेकिन आपने उस स्टेट फ्यूनरल के साथ आपने सलूक क्या किया? कौन सी पार्टी का हेड जो वहां शरीक हुआ? पीपल पार्टी का हुआ, नून लीग का हुआ, पीटीआई का हुआ? कोई नहीं हुआ।
कौन से ऐसे लोग थे कि जॉब तक जॉब गए थे? और इस सब मुझे प्रोग्राम में एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना है। आप हमारे साथ ही हैं। हम इसी रवैये के ऊपर मैं आपकी बात को यहीं से आगे बढ़ाना चाहूंगी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और उसके बाद न्यू पाकिस्तान में जनाब आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं और ये सब हमारे साथ शामिल गुफ्तगू में स्टे विद अस। खान साहब के आखिरी सफ़र के हवाले से और ये साहब अपना तज्जिया इसके ऊपर अपनी राय से आगाह कर रहे थे। जनाब, जब भी नमाज जनाजा में शिरकत की बात होती है और जो लोग शिरकत करते हैं तो बेसिकली वो उस शख्सियत से मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार कर रहे होते हैं, उसके आने वाले सफ़र के लिए दुआए खैर कर रहे होते हैं। आखिरी सफ़र में शामिल होने के लिए लोग हज़ारों किलोमीटर का फ़ासला भी तय कर लेते हैं। ऐसे में अगर बात की जाए हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की, तो चाहे उनके बेहतरीन दोस्त मलिक आज़म ख़ान हो या फिर शौकत खानम हॉस्पिटल की फ़ंड रेजिंग में एक नुमाया किरदार अदा करने वाले पाकिस्तान के मारूफ मौसीकार नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की बात हो, दिलदार परवेज़ भट्टी हो, इरफान नियाज़ी हो, नईमुल हक हो, उमर शरीफ हो या मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब हों, आखिर क्या वजह है, ये बात हमारी समझ में नहीं आती कि खान साहब किसी की भी नमाज जनाजा में शिरकत नहीं करते। आखिर कोई तो इसकी वजह होगी, वक्त या मसरूफियत, कोई तोहमात, कोई खौफ या कोई और वजह हो सकती है। बहरहाल इसके ऊपर बात करेंगे। सलीम बुखारी साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ इस वक्त शामिल गुफ्तगू हैं और यह साहब भी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। सलीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। ये आज की बात नहीं है, बहुत ही पुरानी बात है। क्या वजह है, खान साहब क्यों दूर भागते हैं इस तरह से शिरकत करने में, क्या वजह है? पहली बात तो यह है कि ये इंतहाई हैरत की बात है कि इतना बड़ा इंसान जिसे मुझसे ने पाकिस्तान का खिताब तक हासिल हुआ कौन उससे प्यार करती हो, उसके जनाजे में शिरकत न करना। और इसके बावजूद कि शेख रशीद साहब हैं, उनकी गुफ्तगू अगर आप रिकॉल करें तो उन्होंने कहा कि न सिर्फ ये कि प्राइम मिनिस्टर होंगे, तीनों सर्विसेज के चीफ होंगे और सारे मिनिस्टर्स होंगे और पता नहीं क्या क्या दावे उन्होंने किए थे, लेकिन हतमी तौर पर हमने देखा कि इनमें से कोई भी काबिल जिक्र शख्सियत जो है वो उनके जनाजे में नहीं आई है। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर साहब का ताल्लुक है, चूंकि उनके ऊपर उनके बहुत एहसानात थे, उनकी फंड रेजिंग एक मरतबा नहीं बल्कि कई मरतबा उन्होंने की थी, लेकिन उनका न आना जो है, इसे आप मसलहत कैशी कह सकते हैं, इसे आप डर कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आप थोड़ा सा माजी में जाएं तो आपको पता चलेगा कि उनकी जिंदगी में उनके साथ सबसे बड़ी ज्यादती करने वाला कौन था। अगर ये मसलहत है तो मैं समझता हूँ काबिल मजम्मत है। प्राइम मिनिस्टर साहब को जरूर वहां जाना चाहिए था। कल उनके स्टेट फ्यूनरल का हिस्सा ना बनना ये बहुत हैरतअंगेज बात है। और जब उनका जनाजा पढ़ा जा रहा था तो उस वक्त मौसूफ खुद क्या कर रहे थे, उसको अगर आप रिकॉल करें तो फिर भी आपको बड़ी हैरत होती है कि वो थोड़ी सी ताखीर से हो सकती थी कॉन्फ्रेंस, वो उसके लिए उनका वहां आना बहुत जरूरी था। मैं समझता हूँ कि ये जैसा कि आपने खुद भी बहुत से नाम लिए हैं जिनके एहसानात थे उनके ऊपर, उनकी फंड रेजिंग में, उनका साथ देने में, मगर उन्होंने कभी ये जहमत गवारा नहीं की कि वो उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत करके वो एजाज हासिल करेंगे। एक तरह से एजाज होता है। तो मैं इसे बस मसले बुखारी साहब, आप समझते हैं कि खान साहब का घेराव अभी भी कुछ ऐसे चंद अफराद के गिर्द है जो इस तरह से शायद उनको मे बी गाइड करते हों या वो तोहम परस्ती में हों कि शायद किसी तदफीन में नहीं जाना या जनाजे में नहीं जाना? आपको लगता है कि दिस कुड बी द वन ऑफ द रीज़न, ये भी एक वजह हो सकती है, या आप समझते हैं कि मसरूफियत ही वजह है? मसरूफियत तो एक बहाना बनाया गया है, वो तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसमें मसलहत हो सकती है और साथ मैंने लफ्ज डर भी इस्तेमाल किया है, और आप समझ रही होंगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस तरह की मसलहत से काम अगर आप लेंगे तो आप अपना नुकसान कर रहे होते हैं, इसलिए कि अगर आप अपने मुस्लिमों को खराज अकीदत पेश नहीं कर सकते तो मैं इसे क्या कहूँ, इसको तो मतलब है मुझे शर्म आती है इस बात पर कि इस तरह का रवैया इख्तियार किया जाए। वैसे तो उनकी एक आदत है कि वो हर एक अहम मौके के ऊपर वहां से गैर हाजिर होना जो है वो अपने लिए एक एजाज समझते होंगे। आपको याद होगा जितने भी नेशनल इश्यूज आए हैं, जितने भी नेशनल कंसेंसस की बात की है हमने उनकी जिंदगी में, उन्होंने वहां से फरार इख्तियार किया है। अगर इनको उनकी आप आदत भी समझ लें तो कहते हैं ना कि जब मर जाए तो दुश्मन के साथ भी दुश्मनी तर्क कर देनी चाहिए। लेकिन ये उनका कल ना आना बहुत हैरत अंगेज है।
ठीक, और यह सब मैं इसी बात पर आपके जाने बढ़ूंगी, जब कोयटा हज़ारा बरादरी के लोगों का जो एहतजाज सामने आया था, आपको भी अच्छे से याद होगा कि तब भी वहां पर जो लोग थे उन्होंने वास्ते दे डाले, और लेकिन खान साहब तदफीन से पहले वहां पर नहीं गए। तो ये रवैया, ये एटीट्यूड, इस पर मैं आपका भी कमेंट सर लेना जरूर चाहूंगी। और यह साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा, अब बुखारी साहब, यही सवाल मैं आपसे भी रखना चाहूंगी। कोयटा हज़ारा बरादरी का भी जिक्र जो है, या वो जो पूरा जो मामला है वो भी आपकी नज़र से जब गुजरा होगा, तो तब भी खान साहब जो है वो उन्होंने गुरेज ही किया था जाने से। देखिए, आप ठीक कह रही हैं। ये आप ये तो कह सकते हैं कि एक खिलाड़ी का रवैया हो सकता है कि वो ये फैसला कर ले खुद से कि मैं नहीं खेलूंगा, लेकिन एक स्टेट्समैन का रवैया ये नहीं है, जहां इस तरह के लोग जिंदगी और मौत से दो चार हों और वो एक जायज मुतालबा कर रहे हों कि हम प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे, एक एहतजाज जारी हो, लाशें रखी हुई हों 6-6 दिन से, तो ये रवैया स्टेट्समैन का नहीं है। मैंने पहले भी अर्ज किया आपसे कि बहुत सारे नेशनल साहब, हॉलैंड से डॉक्टर साहब का आना, भुट्टो साहब का अज़म, फिर ज़ियाउल हक का डटे रहना, नवाज शरीफ का पूरा दौर, उसमें अमली तजुर्बा करना, आप डॉक्टर साहब के इस सारे सफर को कैसे देखते हैं, कैसे उनको खिराज तहसीन पेश करेंगे? देखिए, वो एक नेशनल हीरो का रोल है जो उन्होंने अदा किया। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब ये पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से मुल्तान के कासिम स्टेडियम में, जहां भुट्टो साहब ने शामियाने के अंदर तकरीबन 100 के करीब पाकिस्तानी साइंटिस्टों को, इंजीनियरों को बुला के कहा था, इज देयर एनी सन ऑफ द सॉइल हु कैन गिव मी एन एटम बॉम्ब? तो खामोशी छा गई थी। फिर एक लहीन से शख्स उठा और उसने कहा, आई कैन गिव यू द एटम बॉम्ब। वो शख्स डॉक्टर कदीर था और उसने अपनी कही हुई ये बात जो है उसको अपनी जिंदगी में पूरा कर दिखाया। ये तमाम तर दुनिया की मुखालफत के बावजूद पूरी दुनिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ थी। एक रत्ती के भर कोई चीज हमें देने पर तैयार नहीं थी। इन हालात में उन्होंने जिस मेहनत और मुशक्कत के साथ पाकिस्तान के दिफा को यानी एक मुस्तकिल बुनियाद पर कायम किया, ये डॉक्टर कदीर का बहुत बड़ा कारनामा है। इसको कोई भी अंडरमाइन नहीं कर सकता, इसलिए कि पूरी कौम जो है वो उसके लिए उनकी शुक्रगुजार है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सलीम बुखारी साहब और या मकबूल जान साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। और जनाब, इसके साथ न्यू पाकिस्तान में बढ़ेंगे एक छोटे से वक्फे ब्रेक की जानिब, उसके बाद हाजिर होते हैं, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। रात से तकरीबन 2 महीने पहले का जो इंसिडेंट हुआ 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे पे, आपको पता है कि वो एक मुल्की सतह पर, कौमी सतह पर हमारे लिए एक शर्मिंदगी का बायस बन गया। चाहे इंडिया हो या BBC हो, उन सब ने 14 अगस्त पर जो आयशा खातून जो टिकटॉकर हैं उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ, जो 400 अफराद का नाम लिया गया जिन्होंने दस्तराजी की, उनके साथ कपड़े फाड़ने, नोचने का जो सारा सिलसिला हुआ, फिर सारा जो आप इस केस से तमाम लोग मेरे ख्याल से अच्छी तरह से जो है वो इसको समझते हैं। अब सिचुएशन इस तरह की मुझे लग रही है कि मैं, हमारे जो गेस्ट इस वक्त इन स्टूडियो बैठे हुए हैं, मैं भी उनसे यही बात कर रही थी कि इस केस में इतने मोड़ आते जा रहे हैं, मुसलसल मोड़ आते जा रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मैं तो कंफ्यूज होकर रह चुकी हूँ कि मुझे ये केस अब समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। पहले जिस शख्स का नाम लिया जा रहा था रैम्बो, जो कि आयशा का मुंह बोला भाई भी बना हुआ था, इनके टिकटॉक्स की वीडियोस भी सामने आती थी। फिर हम देखते हैं कि एक वीडियो लीक होती है जहां पर पता चलता है कि नहीं भाई, बहन भाई भी नहीं है, दोस्त हैं या जो भी सिलसिला है, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। बहरहाल जो आयशा की अभी जो लेटेस्ट स्टेटमेंट सामने आई है वो बड़ी शॉकिंग है। और आयशा का कहना है, अकरम का, कि रैम्बो उनको ब्लैकमेल कर रहा है, उनको पता नहीं कितने पैसे दे चुकी हैं, बैंक बैलेंस आयशा का 0 हो चुका है। रैम्बो को बहरहाल अब जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। बहरहाल कुछ अजीबो गरीब हकायक से सामने आ रहे हैं। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए, बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करवाती चलूँ। सीनियर न्यूज़ रिपोर्टर शाहिद रिजवी साहब और जैनुल आबदीन साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। जैन, जैसा कि मैं ब्रेक में आपसे पूछ रही थी कि मुझे तो बड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि एक के बाद एक मोड़ आ रहा है इस केस में, अभी एग्जैक्टली जो है वो क्या मामला हुआ है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोरी जैसे फिल्म में 3 घंटे की फिल्म होती है, ट्विस्ट होता है इंटरवल के बाद, हाँ। ये वो इंटरवल के बाद एक स्टोरी ने जो रुख है वो तब्दील किया है। इसमें असल में ये था कि बहुत सारी चीज़ें, हमें ज़ाहिर सी बात है, हम रिपोर्टिंग करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, केसेस को देखते हैं, अदालती जो रोज़ बुनियाद पे ऐसे सोशल इश्यूज़ के केसेस होते हैं, हरासमेंट के केसेस होते हैं, इनमें बहुत सारी स्टोरीज ऐसी होती हैं कि एट द एंड जो है वो दूसरी रुख अगर देखा जाए, पस मंज़र में चीज़ें देखी जाएँ, जो मुद्दई होते हैं वो आके सुलहनामा कर लेते हैं, कुछ को जो है वो पैसे दिए जाते हैं, कुछ का ये मामला होता है कि उनका ज़मीर जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि वो मलामत करता है और आकर के कहते हैं कि 164 का बयान जो होता है वो सुलहनामा तैयार आ जाता है। अब इसमें क्या हुआ कि आयशा अकरम जो कहती थी प्रोग्राम में बैठ के और सिंपैथी उसने हासिल की और पाकिस्तान का वो मकाम जो मीनार पाकिस्तान है जहाँ पे पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई, उसको इस तरह बदनाम किया गया और इस तरीके से जो है वो पाकिस्तान की हवा की बेटी जो है वो दिखाई गई, बनाई गई। और हमारे चंद जो एंकर्स हैं, जब नाम नहाद सोशल मीडिया के भी, वो भी इस तरीके से इस चीज़ को उठा रहे थे कि इंटरनेशनल मीडिया ने इसको लेकर के पाकिस्तान का नाम भी बदनाम किया। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि जो इसको भाई कह रही थी कि उसी के खिलाफ इसने आके बयान, एक तो बड़ा वो जो है मशकूक किरदार लग रहा है ना रैम्बो का। कभी कहा जाता है भाई है, कभी कहा जाता है टिकटॉक पार्टनर है, कभी कहा जाता है कि बहुत एहतराम का रिश्ता है। जैसे कि मैंने बोला कि हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन लोग तो ऑब्वियसली बात करना चाहते हैं और सोशल मीडिया पे आपको पता है कि बड़ी चर्चा है इस बात की। जी हाँ। अब देखिए, रैम्बो जब अदालत आया ना तो उससे पूछा कि सॉर्ट उसका किया और उससे सवाल पूछा कि आप जिसको, यही वाला सवाल भाई वाला, जाहिर सी बात है हमने सवाल निकलवाना होता है या एक जज्बात में ला के, उसने कहा कि कोई भी चीज जो है वो ताली एक हाथ से नहीं बजती और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि प्लान नहीं हो सकती। उसने बकाया तौर पे ये कहा, ये आयशा के अल्फाज हैं, ये रैम्बो के अल्फाज, उसने कहा कि बकायदा तौर पर वो इसमें प्लान थी और हम कोई 10 से 15 लोग थे जिन्होंने इसको प्लान किया था और उसके बाद जब ये हो गया हम इसमें कामयाब हो गए। उसके बाद आयशा की एक जो चीज़ थी जिसमें कि हमारी चपकलिश हुई है, उसमें यह था कि उसने कहा कि हम 5-5 लाख रुपया जो फी मुलजम है, लवाहिकीन है, यानी कि जितने भी पैसे जो तय जिससे वो लेते हैं। इतने पैसे आ कहाँ से रहे हैं? बात तो ये है आयशा का, अगर बैकग्राउंड देखा जाए, या शी इज द ओनली अर्नर अपने घर में जो है ब्रेड एंड बटर करने वाली, मेरे ख्याल से आयशा ही खातून है वाहिद। जी जी जी, और अगर आप इसके भाई भी है, लेकिन इसके भाइयों की जो कफालत है इस पे साया नहीं था और ये अपना खर्चा खुद उठाती थी, बल्कि ये कहती थी कि मैं अपनी माँ का भी इलाज करवाती हूँ। और सबसे बड़ी चीज ये है कि वो रैम्बो कह रहा है कि हम जो मुलजमान पकड़े गए हैं बेचारे, उनसे बकाया तौर पे पैसे जो है वो आते हैं और इस पर हमारी चक्कर शुरू। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि वहां पर जो लवाहिकीन मुलजमान थे, उनके जो लवाहिकीन आते थे, उनकी आंखों के जो आंसू थे ना, वो भी हमें दिखाने चाहिए, तो हमने दिखाई भी, रिपोर्ट भी की। ठीक, शाहिद साहब आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है केस के हवाले से? पुलिस अब किस तरह से तफ्तीश कर रही है? दोनों जो पार्टीज हैं वो एक दूसरे पर अब इल्जाम तराशी कर रही हैं, हकायक कब तक सामने आएंगे? नबिया, सबसे पहले तो मैं आपको ये इस वाक़े के हवाले से बताऊं कि ये जब 14 अगस्त का वाक़या है, उस दिन रिपोर्ट हुआ, इसकी FIR जो है 2 दिन डिले करके जो है वो करवाई गई। अब इस बात से हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए था कि ये वाक़या जो है 14 अगस्त को हुआ है, इन्होंने उस दिन रिपोर्ट नहीं किया थाने में और अगले दिन सर तस्वीर भी अपलोड होती रही और फिर तीसरे दिन जाकर इकरार ने और जब यासिर ने इंटरव्यू किया, सोशल मीडिया पर चर्चा हुई, तीसरे दिन जाके इस वाक़े की FIR हुई। FIR में 400 नामालूम अफराद को रखा गया था। अब ये एक बहुत बड़ा वो है कि 400 बंदा जो है उसको दस्तराजी की, इससे छेड़छाड़ की, या जो भी मामला है। कुछ वीडियो आई सोशल मीडिया पे, हमने भी देखी, आपने भी देखी, पूरी दुनिया ने इसको देखा, जिसमें हमारे मुल्क की कह लें कि बदनामी हुई और इसको मुसलसल वो नए से नए डे बाई डे रोज़ जो है ना, जैसे अभी बात हो रही थी कि हर जो फिल्म होती है 3 घंटे की, हर नया से नया मोड़ इस कहानी में आता गया कि इसमें है क्या आखिर। वीडियोस इतनी बनी, सामने आई, कुछ इन दोनों की ऐसी काबिल एतराज़ वीडियोस थी जो सोशल मीडिया पे आई, वायरल हुई मुख्तलिफ जगहों पे, उनमें उसमें ये देखा जा सकता है कि ये इनका आपस में दोनों का ताल्लुक क्या था। पहले वही बात कि ये बहन भाई बने रहे, फिर ये राज खुला कि ये बहन भाई नहीं, ये तो आपस में दोस्त है और इनकी पता नहीं कहाँ से कहाँ तक ताल्लुकात जो है वो पहुँच गए हैं। तो जब ये सामने आया, अब आके इनका दोनों का जो है वो सारा मामला जो है वो ख़राब हुआ है। ये इनकी जो बात की जाए, इसने बयान अब आके दिया जो पुलिस को जो है 3-4 रोज़ कबल, उसमें इसने 12 से 14 अफराद जो है इसके ग्रुप मेंबर है, उनको इसने नामजद किया है कि ये
कहानी जो है ये इन्होंने मेरे साथ उस जगह पे जो है छेड़छाड़ की, ये लोग आगे थे, फ्रंट पे थे। क्या कहना है आयशा का कि कब से जो ये शख्स रैम्बो है वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है? अगर शुरू से कर रहा है तो फिर पहले बात क्यों नहीं की गई? अभी जो ये वीडियो आई है, एक कह रहा है कि 1 साल पुरानी ये वीडियो थी, जो वीडियो वायरल हुई, इनकी नाजीबा वीडियो जो वायरल हुई है सोशल मीडिया पे। अच्छा। कहता है कि 1 साल पुरानी थी और वो आयशा कहती है कि इस वीडियो की बुनियाद पे 10 लाख रुपए मुझसे ले चुका था। हाँ। जबकि रैम्बो कहता है कि जो मुलजमान पकड़े गए हैं उनके लवाहिकीन से आयशा बकायदा तौर पर पैसे जो है वो बटोरने के लिए प्लान बना रही थी, उनको फोन किए गए। अब पुलिस जो है शामिल तफ्तीश को अब फिजिकल रिमांड पे रैम्बो 4 रोज। अच्छा। और जब वो पेशी पर आया तो उसकी आंखों में कुछ शर्म नहीं थी या कुछ दुख नहीं था, कुछ पशेमानी नहीं थी, क्योंकि अक्सर मुलजम की आंखों में आंसू भी होते हैं और वो गिड़गिड़ा के अदालत के सामने रोते भी हैं। तो उसने साफ और बड़े बबांगे दोहल कहा कि जनाब मैं फिक्र न करें, हमारी पुलिस ले आएगी, वो बड़े बड़े मुलजिमान को सीधा कर लेती है और उनसे बुलवा लेती है, तो वो तो हिरन को शेर बना देती है। तो क्या लग रहा है आपको वैसे कि क्या जो है केस का जो रुख है आगे जाके क्या मजीद तब्दील होगा? कोई नए कैरेक्टर का भी जिक्र सुन रहे हैं, रैम्बो का जिक्र हो रहा था, किसी बादशाह का भी जिक्र हो रहा है? अच्छा, इसमें ये बात थी, इस पे आते हैं, लेकिन एक बात बड़ी दुख बड़ी है और दर्द भरी है कि इसमें जो 140 जुडिशल रिमांड पे रहे हैं तकरीबन 2 माह, उनके बच्चे या उनके जो लवाहिकीन हैं उनको क्या आयशा अकरम से पैसे नहीं दिलवाने चाहिए? और मजे की बात यह है कि जब जेल में शनाख्त करने आई है, 4 मुलजमान ऐसे थे तो 6 माह से जेल में थे, इसने उसको भी शनाख्त कर लिया। अब उसको इसने शनाख्त किया तो किस बुनियाद पे किया? और अब 6 मुलजमान जो जेल में थे, जो शनाख्त पेड पे इसने शनाख्त किया गया, उसमें 2 की जो है वो जमानत होगी, 358 भी लगी हुई है, इसमें तो जो है वो नाकाबिले जमानत है ये। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिसका ये जिक्र किया जा रहा है, इसके पीछे कहता है कि रैम्बो कहता है कि जो असल किरदार है वो कोई और है, वो फैसलाबाद का, कोई नया किरदार भी अब सामने आने वाला है। और उसने सारा प्लान बनाया था और सारी की सारी वीडियो वो एडिट करता है, स्क्रिप्ट बना के वो देता है, और आयशा का असल दोस्त वो भी है। और पुलिस शायद साहब इसमें जो है, आपको क्या लग रहा है कि कोई नई चीज सामने आने वाली है अभी आने वाले दिनों में केस से मुताल्लिक? वो शेयर करें, फिर वी हैव टू टेक अ ब्रेक। बात ये है कि जैसे दिन ब दिन इस कहानी में जो है नए मोड़ आ रहे हैं। बिल्कुल, इसमें ये एक बादशाह नाम का एक करैक्टर है जिसको पुलिस ने पकड़ने के लिए रेड भी की, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया। असल अब ये रैम्बो कहता है कि जी वो मास्टरमाइंड था, उसने सारा ये प्लान किया, हमें दिया, हमें बताया। उसके बाद ये जो है कहानी आगे और चली। जब वो पकड़ा जाएगा बंदा बादशाह, उसके बाद फिर कहानी इसमें और नए मोड़ आएंगे और कौन लोग ये बंदा अभी इसका नाम आ रहा है, ये शख्स अभी अरेस्ट नहीं हुआ, बिल्कुल मंजर आम पर नहीं आया है, इसकी सिर्फ तस्वीर आई हैं, लेकिन ये पकड़ा नहीं गया। जैसे ही ये पकड़ा जाएगा फिर कहानी के अंदर और जो नया मोड़ आएगा कि ये लोग शामिल थे, कितने लोगों को इन्होंने और इस तरह से। बहरहाल देखते हैं कि जो केस है वो अपना रुख कैसे तब्दील करता है मजीद, और कितने नाम इस केस में सामने आएंगे, और तफ्तीश में जो मुलजिम है वो उसका जो बयान है वो बहुत काबिले इस वक्त गौर है। थैंक यू सो मच आय साहब, आपका जैन, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला प्रोग्राम में लिए। जनाब इस वक्त बढ़ रहे हैं प्रोग्राम में एक छोटी सी हेडलाइन ब्रेक की जानिब, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम की गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँ ना, अगर अपनी स्टडीज़ के हवाले से, तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स और कोलीग्स और मीडिया में लोग जानते हैं कि मैंने साइकोलॉजी जो है वो मेरा मेजर सब्जेक्ट था, लेकिन उसके साथ साथ फाइन आर्ट्स भी मेरा मेजर सब्जेक्ट था। तो बड़ी ज़बरदस्त बुक्स हमारी होती थी, प्रैक्टिकल हमारी चीज़ें होती थी, पेंट्स होते थे, स्टिल लाइफ होती थी, कैलीग्राफी होती थी, लैंडस्केप्स होते थे, पोर्ट्रेट्स होते थे। तो बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग और एक खूबसूरत सब्जेक्ट है। और अगर आप इसकी हिस्ट्री जाने, हिस्ट्री पढ़े, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कभी भी अपने से बोर होने नहीं देता। और अगर आप देखें तो पुराने कदीम दौरों में भी गारों में जिस तरीके से अपनी बात कम्युनिकेट करने के लिए जिन लैंग्वेजेस का इजहार किया जाता था, तो बेसिकली फाइन आर्ट्स की ही खूबसूरती है कि हम उन सारी चीज़ों को आज समझते आए हैं और ये वक्त के साथ साथ कैसे फाइन होती गई हैं। अब अगर इसी की बात करें तो इसका एक शोबा कैलीग्राफी भी है।
जो कि एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज है लिखने का, और जो लोग इसके माहिर हैं उनमें पाकिस्तान में तो बड़े बड़े नाम भी पैदा हुए इसके अंदर, जिनमें से मैं कुछ का जिक्र भी करना चाहूँगी। जनाब मोहम्मद सादिक़ैन और इस्माइल गुल जी ने जो है वो बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, और इसके साथ बेतहाशा और नामों की फहरिस्त है। तो आज एक ऐसी ही टैलेंटेड खातून हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक इसी आर्ट के साथ है, और कुछ तस्वीर भी हम नियो पाकिस्तान में अभी शेयर करेंगे इनके काम की। तो जनाब हमारे साथ फरजाना वकास साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फरजाना जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। फरजाना, जैसे कि मैंने बताया कि मैं खुद फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट रही हूँ, वेरी नाइस, लेकिन कैलीग्राफी बड़ा एक मुश्किल एक है काम है, एक आर्ट है, बड़ा टाइम टेकिंग है और बड़ा खूबसूरत आर्ट है। तो कब से आप इस फील्ड में हैं? मुझे कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। अच्छा। तो आई जस्ट स्टार्टेड अभी रिसेंटली, और बस मुझे थोड़ा सा एक लगाव था कुरान की आयात से, और तो देन आई थॉट वन डे के आई शुड राइट देम। तो मुझे उसे बचपन से वैसे शौक था? नहीं, बचपन की अगर आप बात करें तो बचपन में सिर्फ उर्दू हैंड राइटिंग अच्छी थी। और कभी इस स्किल को वो पॉलिश करने की या उसको समझने की? नो, आई वाज अ साइंस स्टूडेंट, तो मुझे कुछ ख़ास इतना आर्ट से नहीं था लगाव। अच्छा। बट क्योंकि टाइम नहीं मिलता था। हाँ, ऑब्वियसली इंटरेस्ट तो था मेरा, तो मुझे बहुत टाइम टेकिंग भी है जी। मुझे बस राइटिंग मेरी अच्छी थी, थोड़ी सी ड्राइंग अच्छी थी जो मेरी ज़रूरत स्टडीज़ की ज़रूरत के लिए थी। तो उस एकदम से ही बस मुझे कुछ इस रमज़ान में ही मुझे ख्याल आया, एंड देन आई स्टार्टेड, एंड व्हेन आई स्टार्टेड तो एक्चुअली कैलीग्राफी जो है इट स्टार्ट फ्रॉम फंक्शनल राइटिंग टूवर्ड डिज़ाइन पीस ऑफ आर्ट। तो आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। कैलीग्राफी जो है कैन बी रीडेबल और कैन नॉट बी रीडेबल। इसकी बहुत हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है, जब से कुरान लिखा गया, और उस पहले ये 5 बुक्स थी, 5 पीसेस कह लें, बुक्स तो नहीं, कि उसमें ये मरतब हुआ। उसके बाद फिर जब लोगों ने इसको लिखना शुरू किया ना, तो उसके इंस्क्रिप्शन का नाम इन्होंने दे दिया कि ये कैलीग्राफी है। कैलीग्राफी इज़ एक्चुअली राइटिंग द स्क्रिप्ट्स इनटू ब्यूटीफुल वे। सो ये इट कैन बी, आप इसको कह लें कि बहुत इट्स अ वेरी ओल्ड पीस ऑफ टाइप ऑफ आर्ट कह सकते हैं आप। तो फरजाना जी, किससे आप मुतासिर हुई या इंस्पिरेशन अचानक कहाँ से? जैसे कि आपने बताया कि रमज़ान में आपको ख्याल आया कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन उससे पहले कहते हैं ना कि आप इंस्पायर भी हो रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं, ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं और ख्वाहिश भी रख रहे होते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ या बस? नहीं, हमेशा से मुझे इंस्पायरेशन तो वैसे हर चीज़ से ही मुझे मिल जाती है, बट आर्ट इज़ मतलब स्पेशली इंस्पायर्ड यू। तो बहुत जैसे ट्रेडिशनली बच्चे म्यूज़ियम में जाते हैं, तो मैंने भी म्यूज़ियम में अपना सादिक़ैन को देखा, उनकी बड़ी बड़ी पेंटिंग, तो वन कैन ओनली विश कि वो ऐसा कर सके। ये कभी कोई सोचता नहीं है कि वो कर लेगा। तो मैं तो किसी एक बड़े आर्टिस्ट, मैंने हर आर्टिस्ट ही मेरे लिए बड़ा है। मैं सबको ही बहुत वैल्यू करती हूँ, क्योंकि मैं जब भी कोई शॉप पे या कहीं भी किसी के घर में भी कोई कैलीग्राफी देखती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा, मैं उसको डीपली देखती थी। मेरी एक छोटी सी एक है, आप कह लें कि मेरे अंदर है कि मेरी एक फोटोजेनिक सी ना मेमोरी है। अगर मैं उसको किसी को देखूं तो मैं उसको डिज़ाइन मेरे अंदर परसीव हो जाता है। तो मैं देखती थी, तो मुझे बहुत हमेशा ही कैलीग्राफी मेरे अपने घर में भी बहुत। अच्छा फरजाना जी, अब कैलीग्राफी के लिए आपको ऐसा लगता है कि इसके लिए ये सिर्फ एक आर्ट का नाम है, ये एक फ़न है, या इसके साथ आपकी जो रूहानियत है? नहीं, आप समझ रही हैं मैं आपसे क्या? मैं आपका बिल्कुल सवाल सुनने से पहले समझ गई हूँ। एक्चुअली फॉर मी जो है कैलीग्राफी सफ़र है, ये एक रूहानी सफ़र बिल्कुल है। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे लिए ना ये मेरी इबादत है। दूसरा मेरा प्लेयर है। आप सोचें कि प्लेयर बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है रिलीजन से। आपको कोई काम करके अगर सुकून मिल रहा है, प्लेयर बड़ा वर्ल्डली थिंग है, एंड इबादत इज सम स्पिरिचुअल थिंग। तो मैं तो जब मैं कुरान पढ़ती थी ना, तो मैं आई कम अक्रॉस अ लाइन, तो
वो अगर आप कहें तो मैं उसको, क्योंकि वैसे नहीं पढ़ना चाहती वर्बली, मैं उसको देख के पढ़ दूँगी आपके लिए। तो वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। कुरान की सूरत लुकमान की आयत है, इसने मुझे बहुत इंस्पायर किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ इन्नमा फिल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लमा वल बहरा यमद्दुहु मिन बअदिही सबातुन अबहुर मा नुफ़द्दित कलिमातिल्लाह इन्नल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम। इसका मतलब ये है कि अगर ये ज़मीन के सारे दरख्त कलम बन जाएं और समंदर स्याही और साथ और भी इसमें मिला दिए जाएं, तो अल्लाह की बातें नहीं लिख सकते। ये तो सिफ़ात की बात हो रही है कि अल्लाह की सिफ़ात को वो बयान नहीं कर पाएंगे। वाह। मगर मैंने इसको लिटरल सेंस में ले लिया कि अगर हम लिखना भी चाहें, क्या बात, तो मतलब जाहिर ऑब्वियसली मेरा वो फरजाना जी वैसे ये भी अता है, मुझे बहुत रग़बत है, अता है, रब की अता है जी, जिससे वो ये काम करवाना चाहे, खूबसूरत काम। बहुत सारे लोग इस फील्ड में होकर ये नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों के पास दुनिया में बड़ा रुतबा, बड़ा नाम, बड़ा पैसा होता है, लेकिन वो खाना काबा को सारी ज़िंदगी देख नहीं पाते क्योंकि बुलावा ही नहीं आया होता। तो जो आप काम कर रही हैं, मैं समझती हूँ कि ये भी एक अता है रब की। जी, तो इसको मैंने जब इस आयत को मैंने अपने अंदर, पहले तो मैंने जब पढ़ा था तो मुझे पता था कि ये सिफ़ात की, अल्लाह की सिफ़ात की बात हो रही है, अल्लाह ताला के करिश्मात की बात हो रही है कि कैसे वो बदीउस समावात है। बेशक कि वो बदीउस समावात का मतलब ये होता है कि जिनका कोई चीज़ का वजूद ना हो उससे कोई चीज़ के लिए तख्लीक कर लेना। हाँ, तो अल्लाह वो ज़ात है। तो मैं इसको समझती थी कि ये सिफ़ात की बात है, लेकिन अब मैंने जब इसको पेंट करना शुरू किया तो मैंने कहा नहीं, अब मुझे इतना, मैं आपको बताऊं कि मुझे हिर्स है, मैं ये भी लिख लूँ, मैं वो भी लिख लूँ, मैं ये क्यों नहीं लिखती, मैंने वो लिखना है, ये मेरा पैशन है, ये मुझे पसंद है। तो मैंने जो अपनी बनाया है कैटलॉग में जो बना रही हूँ, उस पर भी मैंने अपनी जो कैलीग्राफी है उसको अपनी फीलिंग्स दी हैं। वो मतलब मेरा प्लान है कि मैं एग्ज़िबिशन करूँगी और उसके लिए मैंने अपना एक बनाया तो है कैटलॉग, उसके ऊपर मैंने सिर्फ हर अपनी एक पेंटिंग को मैं किस परसेप्शन से लेती हूँ उसका नाम दिया है। इट्स अमेजिंग। जी, तो वो भी अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको पढ़ के बता सकती हूँ कि वो क्या है। वो इट्स मतलब अगेन उन लोगों के लिए अच्छा है जो थोड़ा सा इसको ये समझते हैं कि कुरान को किस तरह हम इतना ज़्यादा सिर्फ यही नहीं कि अपनी लाइफ में कैसे इन्वॉल्व करते हैं। मैं कहती हूँ माय लॉर्ड अल्लाह मेरी जो पेंटिंग है, रिलीजन क्या है मेरा, ला इलाहा इल्लल्लाह, बिलीव है कुन फयाकून, वाह, एंड पैशन क्या है, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, एंड द नॉलेज क्या है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, पावर क्या है, फसयकफिकुमुल्लाह, और इसी तरह बहुत है, बहुत सारी। फरजाना जी बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मुलाकात करके, ट्रस्ट मी, और इतनी प्यारी बातें इन्होंने की। अच्छा, मेरे पास एक ना मेरे बेड साइड टेबल ड्रॉर में एक बहुत छोटी सी, मैं आपको बताऊं, एक बुक पड़ी हुई है जिसमें कुछ फ्रेजेस हैं और कुछ कोटेशंस हैं कुरान पाक से ली हुई, जस्ट वन लाइनर, और वो इतनी खूबसूरत है। अच्छा, मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी वो किसी दिन, कुछ पढ़ के भी मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी कि आपको समटाइम इतनी इंस्पिरेशन आ जाती है, कोई एक जुमला, कोई एक लफ्ज़ और खुदा की वहदानियत और उसकी कुदरत पर सर झुकाने को दिल करता है उसी लम्हे। तो फरजाना जी थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, और आप इतना खूबसूरत और अच्छा काम आप करती रहें और हम अपनी ऑडियंस को दिखाते रहें। जनाब, इसके साथ ही प्रोग्राम में बढ़ेंगे वक्फे की जानिब, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और मोहब्बत की अटूट दास्तानें तो आपने कई बार नॉवेल्स में या टीवी के ड्रामों में आपने इश्क की दास्तानें कई बार देखी होंगी कि भाई लड़की को
लड़के से या मर्द को औरत से जो मोहब्बत हो जाती है और फिर शादी हो जाती है। तो आज एक ऐसी ही स्टोरी, एक ऐसी ही दास्तान हम न्यू पाकिस्तान में आपको सुनाने जा रहे हैं। सुनाने क्या जा रहे हैं जनाब, बल्कि डायरेक्टली मिलवाने जा रहे हैं। और जनाब एक कपल मौजूद है जो कि अब तो माशाल्लाह मैरिड, दे आर हैप्पीली मैरिड माशाल्लाह, लेकिन जो इनकी स्टोरी है, जो इनका स्टार्ट है, वो बड़ा फिल्मी और बड़ा ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग है। और पाकपतन से जनाब दोनों का ताल्लुक़ है, जहाँ पर ज़ैन नदीम आरजे हुआ करते थे पाकपतन में और अपनी मीठी और सुरीली आवाज़ से लोगों को एंटरटेन करते थे। और एक कॉलर की इनको कॉल्स आती हैं और फिर उसके बाद क्या होता है वो हम हमारे मेहमानों से ही जान लेते हैं। तो जनाब ज़ैन नदीम और अफशा हमारे साथ इन स्टूडियोज़ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है ज़ैन, आपका कैसे हो? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ैन पहले तो मुझे बताओ कि आरजे आप रह चुके हो और प्रोग्राम मुलाकात के नाम से करते रहे हो जी, तो मुख्तलिफ टॉपिक्स वगैरह होते थे शो के? हाँ, मुख्तलिफ टॉपिक्स वगैरह हुआ करते थे, लेकिन मेरे जो शो का अनवान होता था वो यही होता था कि मुलाकात का बेसिक मतलब यही था कि मुख्तलिफ इलाकाई जो मेरे सिंगर्स हुआ करते थे उनको इंट्रोड्यूस करवाना। तो आपके जीवन साथी से मुलाकात करवा दी इस मुलाकात प्रोग्राम ने? तो वो तो बस ये कहते हैं ना कि मोहब्बत जो होती है वो आहिस्ता 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 अपना निखार जो है वो छोड़ती चली जाती है। तो बस हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अच्छा, हम हमारी ऑडियंस को यहाँ पर बता दें कि जो ज़ैन है वो आंखों से नाबीना है, बिनाई से महरूम है, वो देख नहीं सकते, लेकिन इनकी आंखों की रोशनी इनकी बिनाई बनी है। अफशा जो ज़िंदगी के सफ़र में उनके साथ हैं हर कदम। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या हुआ ज़ैन? बहुत सारी कॉल्स वगैरह आती रहती थी आपकी कॉलर्स की, बड़े फ़ैन, बड़े मद्दाह होते हैं आरजेस के। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लिसनरशिप जो थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि शुरू से ही मुझे एफएम पे काम करने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो बचपन से मैं एफएम सुन रहा था एज ए लिसनर। तो मेरे एक मत शौक था कि मैंने भी इंशाल्लाह ना कभी किसी भी वक्त में जाके आरजे बनना है। तो ऑब्वियसली वो मेरा जो ख्वाब था, वो सपना मेरा ज़्यादा पूरा हुआ। तो मैंने स्टार्ट किया। काफ़ी सारे और भी लिसनर थे जो मुझे रेगुलर बेसिस पे कॉल किया करते थे। लड़कियां फैंस थी बहुत सारी? लड़कियां तो बड़ी फैंस थी, क्योंकि सबसे बड़ी फैन कौन थी? सबसे बड़ी फैन तो यही थी जिससे शादी हो गई है, जिससे मेरी शादी की। देखना कि जो बंदा आपके साथ वादे करके वादे वफा करे वही आपके साथ। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा अफशा, पहली बार कब सुना आपने इनको भाई, और क्या क्या ख्याल आया दिल में? मैंने 2 साल से हमारी बात हो रही थी। अच्छा। लेकिन पहले जब लिसनर के तौर पे आते थे तो मैं इनकी आवाज़ सुनती थी, अच्छी लगती थी। फिर बाद में ये आरजे बन गए। गुफ्तगू बस आम रूटीन में जो होती है। अच्छा, फिर कॉल की आपने, कॉल मिल गई? जी, कॉल दिल मिल गए? जी, दिल भी मिल गए। अच्छा, क्या क्या गुफ्तगू होती थी भाई? जरा अगर थोड़ा सा करें, जरा अगर तो कंफर्टेबल होगी नदीम अगर थोड़ा सा मैं आपसे पूछूं, अगर कि रेडियो पर या आरजे पर एफएम पर जिस अंदाज से आप गुफ्तगू करते थे, तो अफशा जरा कॉलर बन के बात करेंगी। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त ज़ैन नदीम अंजुम। आप आवाज़ एफएम पे मेरे साथ मौजूद हैं। तो लिसनर्स, आपको बताता चलूँ कि आप मेरे पास काफ़ी सारे प्रोग्राम वगैरह सुनते हैं। तो आज मेरे साथ मेहमान तो कोई नहीं है, लेकिन मैं खुद आपको गुनगुना के सुना रहा हूँ। तो यकीनन आपको मेरे सॉन्ग जो है हमेशा की तरह बहुत चंगे लग रहे होंगे, बहुत अच्छे लग रहे होंगे, यकीनन लग रहे होंगे। तो मेरे साथ मेरी कॉलर मौजूद है, हमेशा की तरह मेरी बहुत ही प्यारी और मेरी लाडली लिसनर है। तो आइए उनसे बात करते हैं, देखते हैं उनके व्यूज़ लेते हैं कि वो हमारे गानों को किस तरह से एंजॉय कर रही है रेगुलर बेसिस की तरह। जी अस्सलाम वालेकुम अफशा, कैसी हो आप? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं तो हमेशा की तरह चंगा भला खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन बाकी तमाम तर मामला ठीक चल रहे हैं। तो अच्छा, आज आपको मेरे गाने कैसे चल रहे हैं? आज मैंने तकरीबन काफ़ी सॉन्ग सुनाए हैं जिनमें गज़ल आपको हमेशा अच्छी लगती है, चुपके चुपके, तो वो मैंने आपको सुनाई है। तो आपको कैसी लगी है? बहुत प्यारी लगी है और आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, जो मेरे दिल में भी घर कर गई है। नहीं, मुझे नहीं लग रहा ये तो जस्ट ये सच्ची मुझे लगता है, जस्ट आप मुझे ना वो बना रही हैं, मुझे वो बना रही हैं आप, ऐसी कोई बात है नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं बना नहीं रही, मैं सच कह रही हूँ, दिल से कह रही हूँ। जेड़ा तो नहीं दे रही? नहीं नहीं। अच्छा लिसनर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि आपको पता है कि ये मेरी लिसनर बहुत प्यारी लिसनर है, क्योंकि देखिए ना, आपका अच्छा लिसनर वही होता है जो रेगुलर बेसिस पे आपके साथ पार्टिसिपेट करता है और आपके शोज़ को फॉलो करता है। तो इनकी जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है वो ये लगती है कि रेगुलर कॉलर्स, मतलब मेरी है वे अच्छे अच्छे प्रोग्राम के टॉपिक पे आके एक्सप्लेन करती, टॉपिक को बात करती हैं। तो अच्छा अफशा, आज मुझसे आप क्या फरमाइश करेंगी? मैं फरमाइश करूँगी नहीं, आप राहत का सॉन्ग सुना दें। अच्छा, मतलब आप चाहती हैं कि मैं आपको सॉन्ग सुना दूँ? जी। इवज़ में मुझे कितने पैसे मिलेंगे? अरे भाई, पूरा पूरा फ्लर्ट हो रहा है यहाँ पे, देखें जरा। यहाँ पे लग रहा है कोई शो नहीं हो रहा है, दिल की बातें नहीं। अच्छा, फिर नंबर एक्सचेंज वगैरह हो गया, फिर बातचीत शुरू हो गई। अच्छा, फिर कब शादी का ख्याल आया अफशा?
शादी का ख्याल, हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं माशाल्लाह। और बच्चे भी हैं आपके? जी माशाल्लाह। तकरीबन शादी का ख्याल 1 माह पहले आया था। माह पहले आया। अच्छा, तो मुझे बताओ कि जब आपने घर वालों को बताया कि इस तरह से जो जैन है ही कैन नॉट सी, और तो घर वालों ने मुखालफत नहीं की फैसले की? कैसे उनको कन्विंस किया? बिल्कुल की थी उन्होंने मुखालफत, क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि हम अपनी बेटी को आग में फेंकें, क्योंकि और बड़ा मुश्किल फैसला है ये, तो जाहिर सी बात है। जी बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए ना ये फैसला अल्लाह ताला ने बहुत आसान कर दिया था। तो कभी डगमगाई नहीं आप ये फैसला लेते हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पछताई भी नहीं अभी तक। तो पहले इजहार मोहब्बत किसने किया था? मैंने किया था। पहले आपने इजहार मोहब्बत किया। तो जैन क्या आपका उस टाइम जो था रिएक्शन क्या आया? रिएक्शन अगर मैं आपको बताऊं, मेरा स्टूडियो थोड़ा सा छोटा था, वगैरह मैं तो उछल पड़ता, कूद पड़ता, क्योंकि जैसी सी बात, एक बंदा जो कि कम्प्लीटली ब्लाइंड है और अधूरा है, उसे एक अच्छी सी लड़की जो कि नॉर्मल है, आम रूटीन में देख भी सकती, चल भी सकती है, और वो आके आपको प्रपोज कर दे, और ऊपर से प्रपोज रह गया, वो आपको बोल दे कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ और निभाऊंगी। हाँ, मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। तो मेरे लिए तो यकीन मानिए वो जो लम्हे थे, वो जो मोमेंट थे, वो बड़ा ही ज़बरदस्त था। और फिर मैंने इनकी बात पे थोड़ा सा रियलाइज़ नहीं किया था। वो इसलिए नहीं किया था कि मैंने ये समझा कि शायद ये भी मुझे बना रही हैं बाकी लिसनर्स की तरह, क्योंकि और भी काफ़ी लड़कियां जो थी जो मुझे कहा करती थी कि ज़ैना मुझे बड़े चंगे लगते हैं। तो ज़ैना आपने इनको बताया होता सारी जो हकीकत थी वो खुलकर? वो जब ये मेरे से बात कर रही थी ना, तो मुझे ये लग रहा था कि ये जस्ट लिसनर के तौर पर बात कर रही हैं। फिर जब इन्होंने मुझे प्रपोज किया ना, तो मैंने इनसे यही कहा था कि जैसा आप मुझे समझ रही, मैं वैसा हूँ नहीं। आप समझ रहे हो कि मम्मी डैडी बच्चा होगा, माशाल्लाह दिखने में बहुत प्यारा क्यूट सा होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो इन्होंने कहा ज़ैन देखिए, आप मुझे ना इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा। आप ऐसे हो, वाकई में हो, लेकिन जस्ट आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। मुकम्मल तौर पे आपसे दिल गिरफ्तार हो चुकी है आपकी मोहब्बत में। तो जब इन्होंने मुझसे ये कहा, तो मैंने कहा आप मुझे देख ली, देखने के बाद आपको कंप्लीटली रियलाइज हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। जब इन्हें देखा तो देखने के बाद तो ये एकदम शॉर्ट हो गया है, यही बंदा, मैंने बोला यही। फिर क्या हुआ आपका, क्या फिर रिएक्शन था? फिर सोचा कुछ आपने? फिर वही हुआ जो होता रफ्ता रफ्ता वो मेरे दिल के मेहमान हो गए, बस यही हुआ। और क्या होना था इसके बाद? नहीं, मेरी मोहब्बत पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई थी। हाँ, मैंने इन्हें कहा कि नहीं, मैं शादी ही करूंगी आपसे। अच्छा, तो फिर कैसे घर वालों को कैसे मनाया? घर वालों को मनाया, वगैरह लगाई या प्यार से मनाया, कोई इमोशनल ब्लैकमेल किया या क्या किया? सब कुछ करके देख लिया, लेकिन जब वो नहीं माने तो किसी तरह भी नहीं माने। नहीं, हमें फिर मजबूरन कोर्ट मैरिज करना पड़ा। अच्छा, तो अभी मुलाकात है, अब सब कुछ मामला सेटल हो गया है? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। हम भाई अफशा के घर वालों से दरख्वास्त करते हैं, अगर वो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो अब देखें प्यारे प्यारी जो फूल हैं वो भी इनके आंगन में अब खिल चुके हैं, तो जनाब इनको माफ़ कर दें। और आप देखें कितने खुश हैं, आपकी बेटी कितनी खुश है, और आप ज़रूर जो है रब्ता कभी अफशा करती हो अभी घर वालों से? जी करती हूँ। उनको बताती हो कि खुश हो? जी, अम्मी से बात हो जाती है और छोटी बहन से बात हो जाती है। हाँ। अब्बू और भाई तो सख्त हैं, वो नहीं कर सकते। अभी तक नहीं माने? चले हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह वो भी मान जाए और अपनी दुआओं में आपको भी शामिल रखें। अच्छा जी, तो बताएं कि ज़रा जैसे ज़ैन शादी से जो पहले गुफ्तगू करते थे, जो मीठी मीठी बातें करते थे जो फ़ोन पे, अभी भी उसी तरह से हैं या अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, भाई बीवी पुरानी हो गई, बस ठीक है भाई? बस थोड़े से वो आ जाते हैं लम्हे बीच में। हाँ, वरना पहले की तरह ज़्यादा था नहीं, क्योंकि मैं भी काम में मसरूफ़ रहती हूँ। हाँ। और फिर मैं काम पे चली जाती हूँ और ये बच्ची को देखते हैं सारा दिन। हाँ। ये भी फिर मसरूफ़ हो जाते हैं, बच्ची में सख्त ड्यूटी देनी पड़ती है बच्ची पे। तो कभी मुश्किल लगता है अफशा आपको थोड़ा सा? बस कभी कभी आप काम भी करते हो, घर भी देखते हो जी, कभी कभी जब लोगों से मुलाकात भी होती है और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव भी आते हैं, और ज़िंदगी का सफ़र ये एक आसान सफ़र नहीं है, तो क्या फिर सोचते हो? कुछ नहीं, बस अल्लाह ताला की तरफ से यह है। हाँ। अल्लाह ताला का ख़ास करम है हम पे, मेरे दिल में कभी ऐसी सोच आई नहीं है। हाँ। लेकिन मुश्किलें तो फिर हर इंसान की ज़िंदगी में होती हैं। हाँ। और फिर उन्हें क्रॉस भी करना होता है। तो ये ज़िंदगी के सफ़र में हमेशा आप शौहर के साथ रहोगी? जी बिल्कुल, ये कसम खाई हुई है, वादा निभाना है हमेशा। जी। नदीम, आप तो माशाल्लाह यू आर वेरी लकी, आप तो बड़े खुशकिस्मत हो। जस्ट बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। जब से तकरीबन हमारी शादी हुई है, तो मैंने जस्ट इन्हें एक ही बात समझाई। मैं अक्सर इनसे ये कहा करता हूँ कि देखें ना, ये जो छोटे छोटे झगड़े या छोटी छोटी लड़ाई होती है ना, इंसान को बड़ी से बड़ी बात नहीं तोड़ सकती, लेकिन ये ज़रा ज़रा सी छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं ना, ये इंसान का घर ख़राब कर देती हैं।
तो इससे जस्ट आपने इग्नोर करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये मेरी बात पे कंप्रोमाइज़ करती हैं। और मेरे लिए जो सबसे ऑनर की बात है वो यही है, घर के फैसले तमाम तरह मैं ही लेता हूँ। अच्छा। जो भी डिसाइड करना होता है मैंने लेना होता है, इसको बता देना होता है कि मुझे ये काम करना है। ज़्यादा गुस्सा किसको आता है दोनों में से? मुझे गुस्सा ज़्यादा। आपको ज़्यादा किस बात पे गुस्सा आता है? वो इस बात से आता है क्योंकि मैं अक्सर ये समझाता हूँ कि मेरा तजुर्बा भी आपसे ज़्यादा है और मेरी एज भी आपसे ज़्यादा है। वो तमाम तर मामलात आप फेस नहीं कर सकते जो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे नज़र तो अभी नहीं आता, लेकिन मैंने लोगों को बड़े करीब से देखा है। तो आप अभी इन जो है ना लोगों की नेचर से वाकिफ नहीं हो, तो जो डिसाइड मैं बेहतर तरह से कर सकता हूँ वो आप नहीं कर सकते। तो ये कभी कभार फिर उस चीज़ पर जब बहस करती है तो फिर मुझे गुस्सा आता है। तो पहले मनाता कौन है फिर? पहले तो ये मनाते थे लेकिन अब मैं मनाता हूँ। ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया कि जब से हमारी बेटी हुई है ना, उससे पहले तकरीबन यही मुझे बनाया करती थी। अच्छा। लेकिन बेबी के बाद कैसे बनाती थी? कोई खाना बना के, कोई गुलाब का फूल पेश करके, या गाना गुनगुना के? नहीं, वो इनका बस यही स्टाइल हुआ करता था कि मेरे पास ना अचानक से आके कह देना, बस धीमा सा वो मासूम सा चेहरा लेके, ज़ैन आपको पता है ना फिर मैं भी शुगर की मरीज़ हूँ, तो जो कह लिया आपको शुगर थोड़ी है, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, ऐसा नहीं किया करो ना, मुझे नाश्ता आया करो, फिर मुझे तरस आ जाता है। अच्छा ज़ैन, मैं देख रही हूँ आपके चेहरे पे माशाल्लाह एक मुस्कुराहट है, खुशी का तासुर है, तो अब इसकी जो है वो आप कुछ शेयर करना चाहोगे कि ये जो खुशी है या ये जो एक्सप्रेशंस हैं, ये कैसे खुद को इतना पॉजिटिव और इतना संभाला हुआ है? लोग तो बड़े बड़े ज़िंदगी में आके टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। बात यह है कि वह कहते हैं ना कि जो रखते हैं और अपनी मोहब्बत का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। जस्ट अपने लिए मोहब्बत कायम रखना, अपने लिए मोहब्बत करना, ये तो सभी कर लेते हैं। जब आप लोगों के साथ प्यार करते हो तो इवज़ में वही मोहब्बत, वही प्यार रिटर्न आपको मिल रहा होता है, यकीनन मिल रहा होता है। ये मेरा खुद का मानना है। तो अभी ज़ैन और अफशा दोनों से मेरा आपका सवाल है, आजकल की जो मोहब्बत है, अभी तो हम बड़े एडवांस दौर में जी रहे हैं, तो बड़ी मटीरियलिस्टिक हो गई है ना, लोग बड़ी शक्ल सूरत देख के, गाड़ी बंगला देख के और बड़े पैसे शैसे देख के शादी करते हैं। तो आपने माशाल्लाह एक ऐसे शख्स से मोहब्बत की और उसको अपनाया और उसकी आंखों की रोशनी भी आप बनी, तो ऐसे जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहोगे मोहब्बत के बारे में? मैं तमाम तर लोगों से यही कहना चाहूँगा, देखें कि मैं इस वक्त आपके सामने लाइव हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, दिखने में भी मैं कोई इतना खूबसूरत या नहीं हूँ, लेकिन मैं तमाम तर लोगों से, व्यूअर्स से यही बात कहना चाहूँगा कि अच्छा जीवन साथी वही होता है जो तमाम तर लम्हात में कम्प्लीटली आपका साथ देता है, वगरना ऐसा पॉसिबल है नहीं कि आप एक गाड़ी देख लो, बंगला देख लो, पैसा बैंक बैलेंस दे के उसके साथ जब आप ज़िंदगी गुजारते हो ना, ये तमाम तर चीज़ें जब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है ना, तो आपकी मोहब्बत में भी दरारें पड़ना स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब आप एक बंदे को 1 लाख रुपए की चीज़ लेके देते हो, नेक्स्ट स्टेप जब उसी बंदे को वो चीज़ नहीं मिल रही होती तो फिर वो उसको अप्रोच करता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। बड़ी अच्छी बात की। और इसके साथ ही ज़िंदगी में जो मुश्किल है ना, वो कभी भी आ सकती है। वो ऐसा नहीं है कि आप शादी से पहले हर चीज़ एक पिक्चर देखते हो ना कि इसमें इसको टिक मार्क कर रहे होते हो, शक्ल सूरत भी है, दौलत भी है, गाड़ी भी है, घर भी है, नौकरी भी है, ये सब कुछ हमारे रब की अता करता है, नेमतें हैं और ये ज़िंदगी में कभी भी जा सकती हैं। तो क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम तब भी क्या वो रिश्ता तोड़ देंगे? क्या हम तब भी उस रिश्ते को, अपने प्यारे को ठुकरा देंगे? नहीं, हम ऐसा नहीं करते। हम हमेशा उसका साथ उसका निभाते हैं। तो ये सारी शर्तें जो हैं ये पहले की होती हैं, लेकिन जो हमारा आज का कपल है उन्होंने ऐसी कोई शर्त आपस में नहीं रखी और एक मिसाल बनकर दुनिया को दिखाए। थैंक यू सो मच अफशा, आपका और नदीम, थैंक यू आपका भी कि आपने हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम में बढ़ेंगे जनाब, प्रोग्राम में एक छोटे से वक्फे की जानिब, जिसके बाद चलेंगे अनम शेख के साथ रोज़ा के किचन में। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और इतनी अच्छी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और जब ऐसी खुशबू आती है ना तो बस दिल करता है कि आप फ़ौरन किचन की तरफ चले जाएं। और अनम के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कुराहट है। अनम, क्या बना रही हो? आज नबिहा हम एक बड़ी ही फेमस डिश है, रूह अफ़ज़ा के साथ हम बना रहे हैं मालपूरा। मालपूरा बेसिकली जो पूरे यहाँ पर अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि हलवा पूरी के साथ जो मिलते हैं उसको थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ हमने बेसिकली बनाया है। सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, कोई ज़्यादा हार्ड एंड टाइम क्योंकि हमारे पास कम है तो आपने ज़रा क्विकली रेसिपी भी शेयर करनी है और मेथड भी। अच्छा, देख रही होंगी नबिया, ये जो है एक जो है मैंने थोड़ा
बिग साइज का पूरा रेडी कर लिया। सिंपल 1 कप मैदा था, 2 कप सूजी थी, इसमें 1 कप चीनी है, तकरीबन 1 जो ग्लास इसमें दूध का ऐड किया है। उसके बाद इसके अंदर मैंने 2 एग्स ऐड किए हैं, सिंपल, दैट्स इट। उसके बाद जो है हम इसको एक पतला सा बैटर इसका रेडी कर लेंगे। उस को रेडी करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा बटर ऐड करूंगी, ठीक है, तकरीबन ½ टीस्पून के करीब, और थोड़ा सा साथ ही इसके अंदर जो है हम ऑयल ऐड करेंगे। अगर वैसे बच्चे खाते हो ना तो बड़ा एक अच्छा स्नैक और हेल्दी है। आप ये भी कह सकती हैं इसे कि ये एक वो देसी पैनकेक, बिल्कुल देसी पैनकेक्स भी कह सकती हैं आप इनको। तो सिंपल ये डालेंगे 1 चम्मच। अच्छा, कंसिस्टेंसी जो है बेसिकली आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं उसको। जितना अगर फ्रेम आप दिखाएं ना हमारी ऑडियंस को तो पता चले कि कितना खूबसूरत वो बन रहा है। अच्छा सिंपल इसको जो है आपने इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली रखनी है। अच्छा, इतनी भी पतली ना रखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ चम्मच से कि चम्मच से ड्रॉप भी हो रहा है मगर चम्मच पे लगा भी हुआ है। तो ये इसकी मेन जो इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी है कि ये बड़ा ध्यान में रखना है कि ये इतना थिक ना हो कि चम्मच के साथ ही चिपका रह जाए। तो सिंपल और इतना ये ज्यादा कोई मुश्किल भी नहीं है। इसकी फिलिंग कुछ भी कर सकते हैं आप चाहें तो। फिलिंग जो है अगर आप चाहें तो इसको सेवरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बना सकते हैं, मतलब आप शुगर की जगह जो है सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। उसको आप सेवरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बना सकते हैं। अदर देन वैसे तक ये ज्यादातर मालपूरा जो है इंडिया की एक बड़ी डिश है, ये बड़ी फेमस उनकी डिश है। तो अभी हम इसको जब गार्निश करेंगे तो उसके ऊपर क्रीम जाएगी, इसमें नट्स जाएंगे और ऊपर से इसको गार्निश करेंगे रूह अफ़ज़ा के साथ। बिल्कुल हम करते हैं इसको जी, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है तो हम इसकी फाइनल लुक जरूर ऑडियंस को दिखाएंगे। तो ये देखें, ये इस तरह से इसको जो है हम कुक कर लेंगे। हाँ, और अनम रूह अफ़ज़ा मुझे आपके टेबल पर इंग्रेडिएंट्स पे दिखाई दे रहा है, इसके साथ आप क्या करने वाली हैं? इसके ऊपर जो है बेसिकली मैं इसकी गार्निश करूंगी पैनकेक की। तो बस ये एक जो है और रेडी हो जाता है। तो इसको ही मैं आपको बता देती हूँ कि सिंपल इसके ऊपर रूह अफ़ज़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे, ठीक है जी, इस तरह से। जी जनाब, और ये आप देखें कि हमने फाइनल जो है वो गार्निश करेंगे और थोड़ी सी ऊपर से क्रीम ऐड करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने इतनी मजे की रेसिपी और इतनी क्विक रेसिपी आपने शेयर की हमारे साथ। जनाब प्रोग्राम का एंड हो रहा है, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।